नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालराब। कल की छुट्टी से पहले बाजार में आज देख रहे हैं कि सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है और वॉल्यूम भी थोड़ी सी कम है। निफ्टी ये 37-38 अंक गिरकर 20,150 के आसपास है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 140 अंकों के आसपास की कमजोरी है। यानी कि सुबह के सत्र से लेकर अभी आखिरी घंटे का 1 घंटे का सत्र शुरू होने से पहले इंडेक्स के लेवल पर बहुत ज्यादा आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ सर्टेन पैक्स हैं जहां बाजार में अच्छी तेजी में देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों के खेमे में जबरदस्त रौनक है और तमाम ऐसे शेयर हैं जो कई साल की ऊंचाई पर काम कर रहे हैं। यहां तक कि दिग्गज की अगर हम बात करें एसबीआई, वहां भी 1% के आसपास की तेजी है। टाइटन का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ऑटो शेयरों में देख रहे हैं कि हम कुछ एक्शन आज बना है। हीरो मोटो और इसके अलावा एमएनएम के शेयर में हम देख रहे हैं कि 1.5 से 2.5% के आसपास की मजबूती है। सवाल यह है कि कल की छुट्टी से पहले बाजार में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और शेयरों में ट्रेड करके कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, ये सब कुछ अपने हम बड़े एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। आपके लिए हम ट्रेडिंग कॉल भी समझेंगे, लेकिन एक बार बाजार के टेक्निकल्स को समझते हैं और वायदा बाजार से किस तरह से आंकड़े बन रहे हैं वो डिम्पी से जानते हैं। डिम्पी, 20,150 मतलब किसी ने अगर दिन भर भी ना देखा होगा स्क्रीन में तो शायद वही लेवल दिखेंगे। क्या कुछ बदलाव हुए हैं इन बिटवीन और आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, आज पार्टिसिपेशन कम है। हमने आपको सुबह भी इसके बारे में बताया था। हमने सुबह एक बात आपसे और भी कही थी कि इंडाइसिस को अगर आज आप देख रहे हैं तो अपना दिन आप खराब करने जा रहे हैं। दूसरा, हमने एक बात आपसे और भी कही थी कि आप ऑप्शंस में आज ट्रेड करने का दिन नहीं है। आज अपने ऑप्शंस में कुछ पैसा नहीं बनाया होगा। एक बात सुबह और कही थी कि आपको 100 पॉइंट का स्विंग भी नहीं मिलेगा। आज हमसे आप नोटिस करवा लीजिएगा, आप 100 पॉइंट के स्विंग को भी आज आप फील नहीं कर पा रहे हैं। एक बात हमने और आपसे कही थी कि आज वेटेज वाले शेयरों का थोड़ा एब्सेंटिज्म दिखेगा। आज वेटेज वाले शेयर्स में पोजीशनिंग नहीं है। क्या है, सारी की सारी चीज़ें हुई तो है मार्केट के अंदर। क्या मार्केट से इसने मूड बिगाड़ा है? क्या मैं इसका बोलूँगा ना हाँ है इसका जवाब, ना इसका ना है। एक्चुअली मार्केट क्या है, सिर्फ डाइजेशन के मूड में है। मैंने कई बार 2-3 बार इस बात को बता चुका हूँ कि आप एक नए घर को छोड़ के दूसरे नए घर में आए हैं। ये सिर्फ एक सेटलमेंट का समय चाहिए मार्केट को। वो जैसे सेटल होगा तो उसके बाद से अपने रिदम में वापस से आएगा। टेक्निकली 20,000 की इंपॉर्टेंस एज ए सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ये ब्रेक नहीं हुआ, 200 भी ब्रेक नहीं हुआ, इसका रेजिस्टेंस है। 46,000 बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ब्रेक नहीं हुआ। 46,500 बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ब्रेक नहीं हुआ, होगा भी नहीं। अगर आप मंडे को देखेंगे तो शायद मंडे को भी इसी रेंज में निकल जाए मार्केट। एक बात और, आप जरा एडवांस डिक्लाइन और वॉलेटिलिटी इंडेक्स को भी चेक कर लीजिए। जो मैंने वेटेज और ये सब चीज़ें बताई तो अलग ही चीज़ है। आप एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन भी देखिए। एक बार जरा निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट भी दिखाइएगा और बैंक निफ्टी के भी जल्दी जल्दी सब दिखाइए। निफ्टी के फ्यूचर्स की प्लेट और बैंक निफ्टी के फ्यूचर प्लेट, एडवांस डिक्लाइन, विक्स, जल्दी जल्दी आपको दिखेगा। उन सारी चीज़ों के अंदर कहीं भी कोई एग्रेशन नहीं है, ना ही बेचने का ना ही खरीदने का। ये आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी का 2.5% है लेकिन प्राइस एक्शन एब्सेंट है। सेम विद निफ्टी दिखाओ, निफ्टी में तो 2.5% भी नहीं होगा OI, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था 1% भी नहीं था, तो वहाँ पे तो और भी कम है। ये देखिए 1/4% है और प्राइस एक्शन कुछ नहीं है। कहाँ से आएगी मूवमेंट मार्केट के अंदर? इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। आपको जो सरकारी बैंक चलते हुए दिख रहे हैं उनकी रीडिंग अलग हो सकती है, लेकिन सरकारी बैंकों की वेटेज इतनी नहीं है कि HDFC के दिन भर के फॉल को वो ख़त्म कर पाए। 20-20% के सर्किट लगे हैं IUB जैसे शेयर्स में, लेकिन HDFC की वजह से आज आपको बैंक निफ्टी लाल निशान में दिख रहा है। तो ना डरिए ना घबराइए, कुछ नहीं है, मार्केट का एक्शन है, डाइजेस्ट हो जाएगा। 2% और कहीं ना कहीं अब ये नजर ये रहेगी कि 46,000 का लेवल निफ्टी बैंक बचा पाता नहीं। और जिस वेटेज की निफ्टी बात कर रहे हैं आप इससे समझ लीजिए कि सिर्फ आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के वेटेज को निफ्टी बैंक में देखेंगे तो करीब 55% के आसपास का वेटेज है। बाकी प्राइवेट बैंक, बाकी के सरकारी बैंक, वो उनको आप अलग कर दीजिए। लेकिन अगर ये दो शेयर अच्छे से नहीं चलते हैं तो फिर आप निफ्टी बैंक में तेजी की या फिर किसी बढ़त की उम्मीद छोड़ दीजिए। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स को शामिल कर लेते हैं शो में और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च विनीत बुलंदशकर, इसके अलावा अंशुल जैन हमारे साथ हैं और कोटक सिक्योरिटीज से श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। श्रीकांत जी, पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल रेंज बाउंड और उसके रीजंस भी डिम्पी ने बता दिए हैं। आपकी रीडिंग क्या कहती है सर? आखिरी घंटे का कारोबार किस तरह का रहेगा और कोई रिकवरी की उम्मीद करके क्या निफ्टी अटेम्प्ट करेगा ग्रीन टेरिटरी में जाने की? कोई ट्रेड बन रहा है 25-50 पॉइंट के लिए निफ्टी पर या नहीं बन रहा है?
या गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल जैसे अभी डिम्पी ने बताया, मुझे लगता है कि मार्केट में जो एग्रेशन है वो नहीं है। बैंक स्टॉक्स में बिल्कुल हमने कुछ एक्शन देखा है, लेकिन पीएसयू बैंक्स में एक्टिविटी है। और अगर उनमें भी अगर आप देखें तो जितने भी मिनी या मिड साइज स्मॉल साइज बैंक्स है, वहां पे एक्टिविटी बनी है। और वहां पे अगर यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, डीसीबी, यूनियन बैंक, यहाँ पे मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। बट ओवरऑल अगर मार्केट के सेंटीमेंट को भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट ने जो ओवरनाइट जो ग्लोबल क्यूज थी उसे बहुत ही बुरी तरीके से लिया है। तो अगर एज कम्पेयर टू ग्लोबल क्यूज हमारे मार्केट्स अभी भी देखा जाए तो काफी स्टेबल है और कल की छुट्टी है। तो मुझे लगता है शायद इसी वजह से मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। अगर कोई लॉन्ग ट्रेड लेना है तो बिल्कुल 2080 के स्टॉप लॉस के साथ, 20,080 के स्टॉप लॉस के साथ, सॉरी, 20,080 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। और यहाँ से मुझे लगता है एक बार मार्केट 20,300 या 20,400 के लेवल्स दिखा सकता है। तो ये ओवरऑल फॉर्मेशन मार्केट का। विनीत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मिड एंड स्मॉल कैप रैली की बात हो रही है, आप भी रिटेल, एचएनआई, इंस्टीट्यूशन सबसे बात करते हैं, डोमेस्टिक फंड से। अभी अभी ये अपने निपॉन एएमसी के जो सीआईओ हैं शैलेश भान, इन्होंने भी एक कमेंट्री दी है कि मिड एंड स्मॉल कैप में जो फ्रॉथ बन रहा है वो थोड़ा सा बियॉन्ड कंट्रोल हो रहा है। आपका क्या सेंस बन रहा है? आपको क्या बार्गेन्स मिल रही हैं ऐसे बाजार में प्योरली मिड कैप स्मॉल कैप एरियाज में? देखिए, हाँ, मेरा व्यू थोड़ा अलग है इसके हिसाब से कि ये एक स्टॉक पिकर्स मार्केट अभी बन गया है। पहले जो बुल फ्रेंजी था कि सब स्टॉक्स बढ़ रहे थे, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक पिकर्स मार्केट बन रहा है। और अगर आप इसमें आप देखोगे एज अ सेक्टर, मुझे लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स जो है, जो मिड एंड स्मॉल साइज पीएसयू बैंक्स है, इनमें काफी स्टीम है क्योंकि इनकी वैल्यूएशन ही काफी सस्ती है, इनके एनपीएस कंट्रोल में है और ग्रोथ कहीं गया नहीं। तो हमें लगता है कि ये जो स्पेस है आपको काफी अच्छा निवेश की अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस। तो आपको ये लगता है कि ये आप एक पूरे स्पेस को एक नजरिए से नहीं देख सकते, स्पेसिफिक स्टॉक्स में काम करना चाहिए। लेकिन जो हिस्से बाजार के बहुत अच्छे चल गए हैं और मान लीजिए मैं एक पोजीशन बना के बैठा हूं, मेरे को ऑलरेडी 2-3 गुना गेन्स मिल रहा है, तो क्या आप अपने क्लाइंट्स को वहां ऐसी पोजीशंस पे मुनाफा वसूली सलाह दे रहे हैं, या आपको लगता है कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वालिटी नाम है तो होल्ड करना चाहिए, राइड करनी चाहिए पोजीशन? नहीं, एक्चुअली हम रेकमेंड करेंगे राइड करने को, क्योंकि जिस हमने जो स्टॉक्स रेकमेंड किए हुए हैं एट वेंचुरा, उनमें हमें लगता है कि दो साल तक काफी अच्छा ट्रैक्शन चलता रहेगा। तो उसके चलते हमें लगता है कि हमने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें काफी अभी भी स्टीम बचा है। ठीक है, एक काम करते हैं, फटाफट से जरा ट्रेडिंग कॉल्स और ले लेते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। श्रीकांत, आपसे शुरू करें, पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स जरा बता दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए श्रीकांत एक बार, फिर आवाज आएगी आपकी साफ। तो जैसे बैंक्स में मोमेंटम बना हुआ है और एक्टिविटी बनी है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि अगर कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनानी है तो बिल्कुल डीसीबी में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक जो अभी ट्रेड कर रहा है कुछ 122-123 के करीब। अगर इसके ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखें तो इसमें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। और करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग की पोजीशंस बनाता हूं तो मुझे लगता है कि कम से कम ये स्टॉक यहाँ से 130 के लेवल तो बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से डीसीबी को लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 119, 119 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट 130 और 132 के रहेंगे। और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि अगर एक्टिविटी अगर इस मार्केट में अगर और कुछ जगह से पिकअप अगर हो सकती है तो वहां पे हमें लगता है कि एक तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है यहाँ पे हमें फोकस रखना है, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज अगर जाता है या साइडवेज ट्रेड करता है तो यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो सन फार्मा में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, 1160 के ऊपर नहीं जा रहा है, 1130 के नीचे नहीं जा रहा है। तो करंट लेवल से सन फार्मा को लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 1120 का, टारगेट से नजर आते हैं 1160 और 1190 के।
ठीक है, 1190 तक के टारगेट है, एग्रेसिव टारगेट है इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप कह रहे हैं कि रेंज में है। लेकिन मेरे को आपका डीसीबी बैंक ज़्यादा पसंद आया। डीसीबी के अंदर एक तो वॉल्यूम अभी अभी आया है, दूसरा रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तीसरा बैंकिंग का बेनिफिट इसके हक में जाएगा। छोटा बैंक है, चल सकता है अच्छे से, 2-2.5 रुपये अभी तेज़ी है ये, और 130 रुपये का आप टारगेट दे रहे हैं जो कि नियर बाई का है, जल्दी आ जाना चाहिए। तो डीसीबी और सन फार्मा ये 2 शेयर तो हो गए श्रीकांत के। अंशुल, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आज के? देखिए, पहला ट्रेडिंग कॉल रहेगा एस्कॉर्ट्स पे। इसमें 30 अगस्त को हाई लो जो बना था उसके अंदर पूरा प्राइस एक्शन चल रहा है और अब 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो चुका है और ऑटो सेक्टर एज एन होल पूरा चल रहा है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि इसमें एक 3-4 दिन की मूव अच्छी आनी चाहिए। 3170 के अराउंड बाई रहेगा, 3140 का स्टॉप लॉस और 3260 का टारगेट रहेगा। दूसरा, फार्मा सेक्टर में थोड़ी तेजी आ रही है, सिप्ला में बाइंग रहेगी 1238 के आसपास, 1228 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1280 का टारगेट रहेगा। ये दोनों स्टॉक में अच्छी तेजी दिख रही है। सिप्ला और एस्कॉर्ट्स में ट्रेड करके आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। विनीत जी, आप जरा ना टाइटन पर व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3% की आज तेजी है, निफ्टी का टॉप गेनर है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। टाइटन चूंकि आगे फेस्टिव सीजन खड़ा है, आगे हम देख रहे हैं कि दिवाली का मौसम आएगा, उसके बाद नया साल, उसके बाद और भी त्यौहार आएंगे। आपको लगता है कि सही भाव पर अभी भी है और यहां से भी निवेश के नए मौके बन सकते हैं इसमें? नहीं, डेफिनेटली टाइटन ये लेवल्स पे हमें अच्छा लगता है और हमें लगता है कि तेजी बरकरार रहेगी, नोटेबली कीपिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू दैट गोल्ड प्राइसेस काफी स्टेबल है, तो वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी आएंगी और ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एक्सपेंशन हो रहा है सब चेन्स का, उससे क्या हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो माइग्रेशन हो रहा है टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, उसने भी तेजी पकड़ ली है। तो हमें लगता है कि बोथ प्राइसिंग और वॉल्यूम सस्टेन करेगी और इससे काफी अच्छा फायदा हो जाएगा टाइटन। विनीत, आपने जुपिटर हॉस्पिटल्स के आईपीओ का नोट देखा है क्या? जो इनका आरएचपी है, काफी प्राइमरी एक्टिव, मार्केट काफी एक्टिव हो गया। कोई भी आपने वहां पे ऑफरिंग पे नजर डाली है इधर, या तो लिस्ट हुई कंपनी या जो होने वाली है वहां? तो हमने हाल ही में उसको कवर किया था, एक्चुअली आज ही हमने इनिशिएट किया है जुपिटर लाइफ साइंसेस पे, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स पे। हमें लगता है कि ये काफी अच्छा इशू है और कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है वो प्योरली इंटरनल एक्रूल्स के थ्रू करेगी, जो इनका जो नया इंदौर का हॉस्पिटल आएगा, सॉरी डोंबिवली का। इसके अलावा इन्होंने जितना भी पैसा रेज किया, सम 540 ऑड करोड़, उसमें का 500 करोड़ रुपया इनका तो डेट रिप्लेस रिटायरमेंट में जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू 50% से ग्रो करेगी ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएगी ओवर द FY26 तक। तो हमने ये स्टॉक पे इनिशिएट किया और जो अभी जो 1078 की प्राइस है उससे आपको लगभग और एक 10-15% का अपसाइड मिल सकता है। ठीक है, इसमें आपको पैसा मिल सकता है, यहाँ से भी 10-15%। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीकांत, ये ईज माई ट्रिप को देखिए, बाद काफ़ी दिनों के बाद इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, लोग घूमने जा रहे हैं, फेस्टिवल वाला माहौल है। ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल दिखता है? अजय जी, तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इसने कई दिनों के करेक्शन के बाद का एक रिवर्सल पैटर्न किया है। तो मुझे लगता है कि जो 70 रुपए से स्टॉक गिरते जा रहा था और 40-35 रुपए के करीब आया था, अब उसी का रिट्रेसमेंट हमें देखने मिल रहा है। और जैसे कि अगर आप देखें तो आगे का जो भी सीजन है वो पूरा फेस्टिवल सीजन है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल उसी सेंटीमेंट के बेसिस पे हम जितने भी ये जो होटल्स या हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वहां पे तेजी देख सकते हैं। और इस माई ट्रिप में भी मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर कोई भी अगर लॉन्ग पोजीशन हो तो उसे होल्ड रखे। 55 से लेकर 60 रुपए के टारगेट्स नजर आते हैं। 55 से 60 के टारगेट है। आज ये करीब 5% गैप के साथ खुला था, पहला ही टिक इसका आया था, लेकिन उसके बाद इसने करीब 7% और जोड़ा है और अभी ये बाकायदा डेज हाई पे है। होल्ड बाय जैसे आप इसको करना चाहें, सेल नहीं है, बट ये होल्ड और बाय ही है। ठीक, तो 55 तक ये जा सकता है
और ये इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आई है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर ज़रा आपसे और चेक करवाने से पहले एक बार ज़रा ऑप्शंस का चैंपियन वो देख लेते हैं। खुशबू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुश, ये सीरीज़ जो हमने शुरू की है ऑप्शंस के चैंपियन बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। आपने भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड दिया। सोनी पटनायक ने तो जितने पैसे लगवाए सारे के सारे पैसे आज में डबल करवा दिए। उन्होंने M&M की 1640 की स्ट्राइक की कॉल दी थी। आज आप कौन सी स्ट्राइक लेके आए और कौन सी कॉल है सर? जी हाँ डिम्पी, गुड आफ्टरनून आपको, सारे दर्शकों को भी। बिल्कुल इस सेगमेंट की काफी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मुझे भी काफी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इस पे आ रहा है, अच्छा फीडबैक आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। आपने भी जो दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो मेरा आज का पिक है वो है बजाज फाइनेंस पे। पिछली सीरीज में भी मैंने बजाज फाइनेंस के 7300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल दिया था, उसका टारगेट हिट हुआ था, टारगेट 2 भी हिट हुआ था। वही मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है बजाज फाइनेंस में। तो इसी के हिसाब से 7550 ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका आप जो कॉल ऑप्शन है ये बाय करें। 100-105 की रेंज में आप बाय करें। जो टारगेट है आपके लिए 130 to 160 का है, टारगेट 130, टारगेट 2 160 का। स्टॉप लॉस जो है ये 70 का है। इस केस में टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से जो आपका मैक्स प्रॉफिट है वो 7500 का है और जो मैक्स लॉस है ये 3750 का है। तो बजाज फाइनेंस 7550 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। ओके ठीक है। बजाज फाइनेंस का वैसे भी काफ़ी एक्टिव रहता है शेयर। एक्चुअली में ऑप्शन से पैसा तब बनता है जब शेयर एक्टिव हो। धीरे धीरे करके सरक के चलेगा ना तो ऑप्शंस का बीटा टाइम थीटा चला जाता है, तो इसलिए वो एक्टिव भी होना चाहिए। और तो पहले ही शेयर के चुनाव के साथ ही खुश हूँ कि आपने बजाज फाइनेंस चुना, फिर आपने स्ट्राइक सही चुनी है 70, 75, 50 वाली, और भाव भी ठीक है, 100 रुपये के आसपास का बन रहा है। और आपको इसमें 75 का स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि जाएंगे सिर्फ 25 रुपये और आने को करीब यहाँ से 50% का गेन हो सकता है। स्टॉप लॉसेस टारगेट अच्छे से नोट कर लीजिए। नीचे हमने मनी भी लिख दिया कि मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना कितना हो सकता है। कुछ बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये पूरी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए ऑप्शंस का ट्रेड। एक और शेयर भी है जो सरकारी कंपनीज के तौर पर जब काफ़ी अच्छे चलती हैं तो उसका नाम फिर से आता है, वो है कंटेनर कॉरपोरेशन। प्राइस एक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना और सरकारी कंपनीज का हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके पिछले 2-4 दिनों से इसमें अच्छा वॉल्यूम आ रहा है जो कि एबनॉर्मल इन नेचर है, जो कि एवरेज से ज़्यादा है। विनीत सर, कंटेनर कॉरपोरेशन कॉनकॉर पे आपका टेक क्या है? इसमें तो एक ही बस था ना किसका विनिवेश होगा, वो खबर तो मार्केट में सबको पता है। हाँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये निवेश ये साल होने वाला है। वो अगले साल अगर नई सरकार आएगी तभी हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि हम 2-3 लॉजिस्टिक्स कंपनीज के साथ बात कर रहे थे, तो हुआ क्या है ना, देयर इज अ वेरी गुड शिफ्ट। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक है ना वो रेल रूट्स पे जा रहा है। तो ये कॉनकॉर के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। और हमें लगता है कि ये प्राइस पे निवेश करना कॉनकॉर में जोखिम बहुत कम है। तो जिस मार्केट में हम स्ट्रगल कर रहे हैं न्यू आइडियाज फाइंड करने के लिए, हमें लगता है कि कॉनकॉर एक काफी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड प्ले हो सकता है। ठीक है, कॉनकॉर को लेकर ये भी, लेकिन आज देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक वाले जो शेयर है वहां पर तेजी हो रही है। मेट्रोपोलिस में तेजी है। डॉक्टर लाल पैथ लैब के शेयर में लगातार 5वें सत्र में आज हम तेजी देख रहे हैं और 2366 रुपए का भाव है। श्रीकांत जी, डॉक्टर लाल पैथ लैब, इसमें कोई ट्रेड बन रहा है क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल। तो देखिए, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी हमने एक अच्छी तेजी देखी थी मार्च से लेकर जून जुलाई तक, लेकिन उसके बाद एक अच्छा सस्टेन करेक्शन भी देखा था। और अभी इन करेक्शन में से इन सभी स्टॉक्स में हम एक सुधार देख रहे हैं। और लालपैथ लैब, जैसे आपने भी बताया कि डॉक्टर लालपैथ लैब की अगर बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा एक डाइवर्जेंस बना है। और मुझे लगता है कि वेरी स्लोली, स्टेडीली, ग्रेजुअली ये स्टॉक 2700 या 2800 के लेवल्स तक जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक ट्रेड लेना है तो जैसे आपने कहा कि मेट्रोपोलिस, यहाँ पे अच्छा खासा एक टेक्निकल पैटर्न बना है, जिसे हम कहते हैं कप विथ हैंडल। डिम्पी जी बिल्कुल इस पर्टिकुलर पैटर्न से फेमिलियर रहेंगे। और ये फॉर्मेशन के बाद मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम काफी अच्छा ब्रेकआउट आता है और काफी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। तो अभी ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। ये स्टॉक 1550 के करीब का ब्रेकआउट है। स्टॉक अभी 1500 के करीब ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये कम से कम यहाँ से
1700 से लेकर 1800 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो काफी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंट लेवल से बन रहा है। मेट्रोपोलिस को करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। जितने भी टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक वाली कंपनीज हैं, इन्होंने डिस्काउंट देना बंद कर दिया है। आज ET9 में थायरोकेयर बता रहे थे कि उन्होंने प्राइस बढ़ाए हैं, इनफैक्ट 15 से 18% प्राइस ही बढ़ा दिए पिछले कुछ महीनों में। तो कहीं ना कहीं ये सारा रिवर्सल आपको स्टॉक में भी दिखाई दे रहा है। एक साल का चार्ट देखिए तो आपको मालूम चलेगा नीचे से कैसे बॉटम बना के स्टॉक रिकवर करता हुआ आया है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक स्टॉक मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो है रैमको सिस्टम। मिड टियर तो क्या कहेंगे, स्मॉल IT कंपनी की बात कर लेते हैं। विनीत, हमने देखा कि एक ऐसे समय में जब TCS और इन्फोसिस वगैरह गाइडेंस काट रहे थे, मिड टू स्मॉल IT कंपनीज ने गाइडेंस बढ़ाई थी, चाहे वो एम्फोसिस लें, KPIT, कुछ और भी। आपको मिड कैप स्मॉल कैप IT स्पेस में कोई स्टॉक पसंद आता है? नहीं, देखिए ना, मेरा है ना एब्सोल्युटली एक ब्लैंकेट व्यू है कि आई एम नॉट एडवोकेटिंग बाइंग IT स्टॉक्स। इसके मेरे कारण 2-3 हैं कि US मार्केट डिपेंडेंट है पूरी इंडियन IT स्पेस, और यहाँ पे हम लोग मैक्रो है ना बहुत सिवियरली डिटेरियोरेट होते देख रहे हैं। डॉलर का भी प्राइसिंग प्रेशर हो सकता है, तो हम इसके ऊपर हमने एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया कि इसके ऊपर हम बाय रेकमेंड नहीं करेंगे। और हमें लगता है कि इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक स्टोरीज में ही काफी इतनी सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज प्ले आउट हो रही है और हमने उसमें काफी नफा कमाया है, तो हम ये सेक्टर को थोड़ा बहुत अवॉइड करें। ठीक है, आज एक बैंक ने तो पहले सर्किट लगा दिया था IOB, दूसरा यूको बैंक भी धीरे धीरे अब सर्किट की ही कैटेगरी में पहुंच गया, उसके पास भी लग गया। और अब महाराष्ट्र बैंक है करीब अभी 13%। देख के तो ऐसा लग रहा है कहीं ये भी सर्किट की तरफ ना पहुंच जाए। एक बार अंशुल आप चेक करेंगे, महाराष्ट्र बैंक 51 रुपये का चल रहा है, 13% ऊपर है। 7% के बाद इसमें भी सर्किट लग जाएगा। चांसेस कितने हैं कि लग जाएगा आज ही आज में? के तो पूरे चांस हैं, और ये वर्टिकली अप मूव अप हो चुका है, तो यहाँ से थोड़ी सी और इसमें जगह बची हुई है। 56 से 58 ये रेंज में मेजर रेजिस्टेंस आएगा, मेजर सप्लाई है पीछे की। तो अगर किसी के पास लॉन्ग है तो इसको आज के सेशन में कैरी करके अगले सेशन में 56 से 58 के बीच में मिलता है तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट ये 80-85% ऊपर है। तो अब प्रॉफिट बुकिंग और रिट्रेसमेंट आएगा, बट वो 56-58 की जोन से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ BTST सौदे भी हैं आपके लिए, वो भी रखेंगे आपके सामने। स्टॉक है M&M में अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट आ गया है 1610 के ऊपर, तो मेरे ख्याल से M&M यहाँ से 1650 की तरफ रैली करने की तैयारी में है। तो आप बाई कीजिए 1640 की कॉल ऑप्शन 22 रुपए के आसपास अभी चल रहा है, उसमें बाई कीजिए। स्टॉप लॉस लगाए 12 रुपए का और टारगेट रहेगा आपका 45। M&M की एक कॉल हमने आपको सोनी पटनायक ने आपको दी थी, वो 1640 की स्ट्राइक की कॉल थी, काफी अच्छी चली है। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में कमजोरी के साथ एक सीनी दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन छोटे मझोले बैंकिंग शेयर आज पूरा दम दिखा रहे हैं और तमाम ऐसे बैंक हैं, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, JNK बैंक, जो मल्टी ईयर हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और बैंकिंग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है IDBI बैंक के निवेशकों के लिए। दरअसल ET9 स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि बैंक की होम लोन कारोबार को आगे चलाते रहने के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, जब IDBI बैंक का टेक ओवर किया गया था LIC के द्वारा नवंबर 2018 में, जिसके बाद LIC की जो होल्डिंग है 49% से ज़्यादा हो गई थी IDBI बैंक में, तो इस प्रपोजल को जब रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी थी तब रिजर्व बैंक की तरफ से साफ कहा गया था कि अगले 5 साल के अंदर यानी नवंबर 2023 तक जो LIC की 2 सब्सिडरी है, जिसमें IDBI बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों में से किसी एक को हाउसिंग फाइनेंस कारोबार बंद करना होगा, हाउसिंग फाइनेंस कारोबार से बाहर
होना होगा। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस तो पूरी तरह से हाउसिंग फाइनेंस में ही है, तो वो तो ये कर नहीं सकती। तो IDBI बैंक के ऊपर एक चैलेंज था हाउसिंग फाइनेंस कारोबार से जुड़ा हुआ। तो पहले IDBI बैंक का प्लान था कि वो केवल एक एजेंट के तौर पे काम करेंगे और जो कारोबार है वो पूरा LIC हाउसिंग के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब जब डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया जारी है तो IDBI बैंक ने रिजर्व बैंक को आवेदन दिया है कि जो नवंबर 2023 की डेडलाइन है हाउसिंग फाइनेंस कारोबार की, उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया जारी है और इस डाइवेस्टमेंट के प्रक्रिया के बाद जो LIC की होल्डिंग है वो बदल जाएगी। तो वहां पर हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक वर्बली रिजर्व बैंक के द्वारा अलाउ कर दिया गया है कि नवंबर 2023 के बाद भी 6 महीने और दिए जाएंगे और तब तक उम्मीद की जा रही है कि डाइवेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो क्योंकि जो IDBI बैंक का जो होम लोन कारोबार है, हाउसिंग फाइनेंस कारोबार है, काफ़ी बड़ा कारोबार है। IDBI बैंक की जो रिटेल लोन बुक है उसका 75% कारोबार, करीब 56,000 करोड़ का जो होम लोन बुक है। तो ये जो है रिजर्व बैंक की तरफ से बड़ी राहत दी गई है कि आगे भी जो हाउसिंग फाइनेंस कारोबार है IDBI बैंक जारी रख पाएगा। ठीक है, शुक्रिया अनुराग। तो निश्चित तौर पर एक फौरी राहत हम कह सकते हैं IDBI बैंक के लिए और IDBI बैंक के निवेशकों के लिए, क्योंकि रिटेल बुक में करीब 75% हिस्सा, जैसे कि अनुराग बता रहे हैं, IDBI बैंक में हाउसिंग फाइनेंस कारोबार का है। और ये शेयर भी हम देख रहे हैं कि कई साल की ऊंचाई पर है, कम से कम 5-6 साल की ऊंचाई पर IDBI बैंक शेयर आकर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा स्लो मूवर है, एक दायरे वाला शेयर है, लेकिन आज इसमें गर्मी है, 5% के आसपास की तेजी है। विनीत जी, IDBI बैंक पर जरा व्यू दीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर LIC के स्टेक को लेकर वो चर्चाएं चलती रहती हैं। आप ये बताइए कि इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए? 6 महीने का तो एक्सटेंशन मिल गया कि अपना हाउसिंग का फाइनेंस वाला कारोबार ही चलाते रहें, निवेशकों को क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, 6 महीने का जब एक्सटेंशन मिला है तो गवर्नमेंट होपफुल है कि इसका जो डाइवेस्टमेंट का एक्सपेक्टेशन है वो 6 महीने में हो जाएगा करके। तो ये काफी पॉजिटिव है IDBI बैंक के लिए और एग्जिस्टिंग निवेशकों को इस पे होल्ड करना चाहिए। ठीक है, IDBI बैंक को लेकर ये भी, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में चौतरफा तेजी। कुछ और स्टॉक हैं जरा जिस पर हम व्यू लेंगे, और आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि बहुत ऐसे आपको कम शेयर दिखेंगे चुनिंदा जहां पर थोड़े से एक्शन दिखे हों, लेकिन 45,000 करोड़ की रक्षा खरीद को जैसे मंजूरी मिली है, हम देख रहे हैं कि एक्शन में है। BEL के शेयर में हमने तेजी दिखी है, BEML के शेयर में तेजी दिखी, HL के शेयर में भी तेजी थी। लेकिन एक और स्पेस जहां पर थोड़ी थोड़ी गर्मी लौट रही है फिर से एक प्रॉफिट टेकिंग के बाद, वो है पावर स्टॉक्स का खेमा, PFC, NTPC, यहां पर तेजी है। REC के शेयर में तेजी है। पावर ग्रिड के शेयर में भी हम देख रहे हैं कि आज तेजी हमें दिख रही है, करीब करीब 2% के आसपास ये शेयर चढ़ा हुआ है। श्रीकांत जी, 200 रुपए पर एग्जैक्टली ये ट्रेड कर रहा है पावर ग्रिड का शेयर, और हमने देखा था कि बोनस इशू के बाद 190 रुपए के आसपास के भाव थे, वहां से फिर से चल के 200 के आसपास है। 264-65 का शेयर ही हुआ करता था पहले। आपको लगता है कि फिर से इसमें तेजी के मौके खोजने चाहिए पावर ग्रिड में? बिल्कुल। तो देखिए, अगर पावर स्टॉक्स में अगर तेजी करनी है, पावर सेक्टर में अगर तेजी करनी है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट्स होने काफी जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली अगर देखा जाए तो अगर सेक्टर चलेगा तो ये स्टॉक थोड़ा ग्रेजुअली चल सकता है, लेकिन बिल्कुल चलेगा और यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन अगर किसी को ट्रेडिंग करना है तो मैं कहूंगा कि REC, PFC या NTPC जैसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे निवेश करके चलना ज्यादा मुनासिब रहेगा। और अगर पावर सेक्टर में अगर किसी एक स्टॉक को अगर इन लेवल्स पे अगर लेने की कोशिश करूंगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे NTPC को लॉन्ग किया जा सकता है, जो 242 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छे फॉर्मेशन के साथ इसमें अपवर्ड एक्टिविटी बनी है, और मुझे लगता है कि अभी यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल उभर के आएंगे वो 260 रुपए के होंगे। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करें, 234 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, 234 का स्टॉप लॉस NTPC के लिए, 260 रुपए के टारगेट श्रीकांत जी की तरफ से। लेकिन बाजार की सुस्ती के बीच जरा चलेंगे और ये समझेंगे कि डीलिंग रूम का मिजाज क्या है, वहां से क्या खबरें निकल कर आ रही हैं और क्या गर्म है, यह खास सेगमेंट लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे।
शरद बताइए, कौन से शेयर में गर्मी को लेकर खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स फोकस में रहेगा और यहाँ पे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर फोकस में रहेगा। यहाँ पे हमारे डीलर से बात हो रही है तो दोनों ही HNI अकाउंट और जो प्रॉप डेस्क वाली अकाउंट होती है, प्रॉप ट्रेडिंग अकाउंट्स, यहाँ पे जो है हैवी बाइज सिग्नल्स देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स लैब स्टॉक्स में भी जो एक अच्छी बाइंग आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो करंट लेवल से जो है डीलर्स कह रहे हैं कि 20% का जो है अपसाइड पोटेंशियल जो है करंट मार्केट प्राइस से देखने मिल सकता है। इसके अलावा अगर डिलीवरी वॉल्यूम्स की बात करें तो अगर लास्ट 7 डेज़ का एवरेज ले लें और आज का एवरेज लें तो 35% ज़्यादा जो है आपको देखने मिल रहा है आपके ओवरऑल एवरेज को लेके। इसके अलावा जो है शेयर जो है वीवैप जो होता है वेटेड एवरेज प्राइस जो होती है उसके ऊपर भी जो है ट्रेड कर रही है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं फंडामेंटली कि जिस तरह जो आपके डायग्नोस्टिक स्पेस में जो सेलिंग प्रेशर आया था पिछले 2 से 3 साल में, ये हुआ था डिस्काउंट्स के कारण। अब जो है वो वापस प्राइसिंग आ रहा है। ये ऐसे पता चल रहा है क्योंकि जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने दाम बढ़ा लिए हैं अपने प्रोडक्ट्स के, और उसका जो आप देख सकते हैं एक फॉलो ऑन इफेक्ट जो है आपको लिस्टेड डायग्नोस्टिक प्लेयर्स में भी देखने मिल रहा है। तो जो प्राइस का जो गैप था डिस्काउंट्स को लेके वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स जो होते हैं बॉटम लाइन नंबर्स डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के आगे जाते हुए और बेहतर हो सकते हैं। इसलिए जो है आप ये डायग्नोस्टिक स्टॉक्स स्पेशली मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर अपने रडार में रखिए। बिल्कुल, ये स्टॉक हम अपने रडार पे रखेंगे। पावर स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे अभिषेक, मैं पावर एंसिलरी स्टॉक्स के बारे में विनीत आपसे बात करना चाहूँगा। जो छोटी मझोली कंपनी है, वायर एंड केबल्स एक हो गया साइड, दूसरी पावर कंपनी हैं जो मीटर वगैरह बनाती हैं, मोटर्स बनाती हैं। वायर एंड केबल तो काफ़ी महंगी हो गई हैं, क्या आपको वहाँ पे इंटरेस्ट है, या ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स या कोई और पावर एंसिलरी की तरफ आपको रिस्क रिवॉर्ड अभी भी ठीक लग रहा है? नहीं, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में थोड़ा बहुत ठीक लगता है। हमें लगता है कि ये सेक्टर में ट्रिल में काफी अच्छा बाइंग आ सकता है। तो क्या अर्निंग्स ग्रोथ लगती है यहाँ पे ट्रिल में? Yeah, definitely we feel that the company will do very well in the coming few days. जरा ट्रिल का चार्ट देखिए, ये देखिए 6 महीने में स्टॉक डबल हो गया है। श्रीकांत जी, इस भाव से लेंगे आप ट्रिल? बिल्कुल। करंट लेवल से अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर देखें तो मुझे लगता है कि अगर पोजीशन लेनी है तो करंट लेवल से भी इसमें अगर मींस इसके ओवरऑल पैटर्न को अगर देखें तो मुझे वही लग रहा है कि ये स्टॉक एक रेंज के अंदर है और उस रेंज से ये बाहर आ चुका है, यानी कि 130 140 की रेंज थी उसके बाहर ये आ चुका है। अब अगर यहाँ से अगर इसमें रैली बन रही है तो एक सस्टेन्ड रैली हमें देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल से भी मुझे इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाने की बिल्कुल इच्छा है, और अगर यहाँ से अगर ये स्टॉक चलता है तो 200 से लेकर 220 के लेवल्स दिखा सकता है। ये देखिए रुबीनी साहब का एक कमेंट आ रहा है, नूरियल रुबीनी, जिनको डॉक्टर डूम भी कहते हैं, उनका कमेंट आ रहा है कि एक स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन का दौर ग्लोबली आ सकता है। वो ये कह रहे हैं कि साहब इन्फ्लेशन हायर फॉर लॉन्गर रह सकता है और यूएस स्टॉक्स जो हैं वो रेस्ट ऑफ द ईयर में 10% यहाँ से गिर सकते हैं। विनीत बाबू जरा बताइए तो, हालांकि डॉक्टर डूम बोला जाता है, इनको काफ़ी डराने वाली बातें करते हैं, बट ये नैरेटिव जो था ना बाजार का कि साहब Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर से यूएस में रेट कट शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन तो अब काबू में आ ही गया है, तो ग्रांटेड हो गया था, थोड़ा वाला मामला चैलेंज होता हुआ दिख रहा है नहीं? नहीं, डेफिनेटली एक चैलेंज वाला एनवायरनमेंट है, क्योंकि इसमें ना आपको 2-3 चीजें देखनी चाहिए। यूएस की जो सेविंग्स एक्यूमुलेटेड थी सिंस कोविड, वो काफी डिप्लीट हो चुकी है। वो एक्चुअली सितंबर के बाद में नेगेटिव हो जाएगी। ऑलमोस्ट डिप्लीशन $75 to $80 बिलियन है। क्रेडिट कार्ड डेलिक्वेंसीज 25 से 30% बढ़ गई है। क्रेडिट कार्ड रिवर्सल्स 30% से बढ़ गई है। और एक शॉकिंग फैक्ट है कि 27% ऑफ यूएस पीपल आर बाइंग फूड ऑन क्रेडिट। सो ये सब साइंस जो है दे डू नॉट ऑगर वेल फॉर देयर मार्केट, और अगर इंटरेस्ट रेट जल्दी से घटेगा नहीं तो काफी प्रॉब्लम डायलेमा हो जाएगा। बात है, कमाल हो गया डिम्पी, मैं तो सुन के हैरान रह गया, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। 20% ऑफ पीपल, मतलब 20% आबादी का
अभिषेक, आपने सुना है ऐसा पहले कि क्रेडिट पे EMI पे और क्रेडिट पे खाना खरीदा जा रहा है? नहीं अजय, आश्चर्यचकित करने वाली बात है ये। मतलब पहले तो नहीं सुना, लेकिन क्या है ना कि टेक्नोलॉजी का जिस तरह से पेनिट्रेशन बढ़ता है और अगर कोई विकल्प होता है तो जो कहते हैं ना कि जो जेंजी है, जो नई यंग जो पॉपुलेशन है, वो इन विकल्पों पर विचार जरूर करती है और शायद उन्हीं के आंकड़े होंगे। अगर वो एज वाइज अगर ब्रेकअप अगर मिल जाए तो शायद यही निकल के आएगा उसमें से। लेकिन देखा जाए तो कुल मिला के एज अ कॉन्सेप्ट खाना भी, मतलब खाने का सामान भी क्रेडिट पे लेना बड़ा, हम जैसे ओल्ड स्कूल लोगों को थोड़ा सा ये स्कैरी दिख रहा है। क्यों श्रीकांत, है कि नहीं? खाने का सामान क्रेडिट पे, ग्रोसरी क्रेडिट पे, बाप रे बाप। खैर एनीवेज, अमेरिका की इकोनॉमी और वहाँ की अर्थव्यवस्था का मामला काफ़ी अजीब है। लेकिन ये 10% ड्रॉप यूएस मार्केट में, आपने यूएस डाउ के या S&P के चार्ट देखे हैं क्या हाल ही में श्रीकांत? 10% ड्रॉप पॉसिबल है या कुछ ज्यादा लग रहा है? अजय जी, इनफैक्ट इसमें समझने की बात यह है कि जैसे यूएस मार्केट्स में तेजी बनती जा रही है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स, मैक्सिमम सेविंग्स, मैं कहूंगा मैक्सिमम सेविंग्स, वो शायद या तो मार्केट्स में जा रहे हैं या तो जो भी FDs है या तो जो भी बॉन्ड्स है उसी में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे भी वहां पे जो भी मामला चलता है वो क्रेडिट पे ही चलता है। तो पॉसिबल है ये कि ये भी हो सकता है कि कुछ एक ऑप्शंस ऐसे रहेंगे कि जिन्होंने काफी बड़ा लिवरेज पोजीशंस लिया हो मार्केट में, हु नोस, या कई सारे बॉन्ड मार्केट्स में जहाँ पे सेफ्टी लेवल इज वेरी हाई, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स गए हो और शायद इसी वजह से वो जो सेविंग्स, शायद जो भी शॉर्टेज आती होगी उसका पूरा खर्चा क्रेडिट कार्ड से निकलता हो। लेकिन यूएस मार्केट्स को स्टडी करना और यूएस के कंजम्पशन को मैं कहूंगा कि अगर स्टडी करना है तो वो इतना बड़ा दायरा है कि जैसे कि मैंने एक बहुत पहले पढ़ा था तो उसमें ऐसा था कि चाइना और इंडिया, इन दोनों का जो कंजम्पशन है इक्वल्स टू यूएस का कंजम्पशन है। तो इतना बड़ा वहां पे कंजम्पशन है और इसी वजह से वो इकोनॉमी इतनी बड़ी है। अगर मैं चार्ट्स को देखूं तो चार्ट्स में मुझे लगता है कि एक साइडवेज पैटर्न बना है एक बड़ी रैली के बाद, एक टाइम वाइज करेक्शन वहां पे भी चल रहा है और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर करेक्शन के बाद वापस वहां पे दिसंबर में एक रैली हमें देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल से अब तो मुझे लगता है कि ये साइडवेज पैटर्न है, कुछ करेक्शन आ सकता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि वहां के मार्केट्स और भी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए। ठीक है, ये तो गई यूएस मार्केट की बात। बाजार अभी भी डेज लो के ऊपर ही है, तो कुछ ट्रेडिंग आइडियाज ले लें। BT ST BT, कल छुट्टी है। अंशुल, आपके रेडार पे ST BT ST? देखिए, मेरे रेडार पे एक ST BT है डिक्सन। इसमें ब्रेकडाउन आ रहा है, 4-6 दिन की रेंज थी 4950, लोअर एंड ऑफ द रेंज था, वहां से ब्रेकडाउन दिया है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकडाउन दिया है। प्रीवियस क्वार्टर हाई 4724 के आसपास है, तो यहाँ से 150-200 रुपए की डाउन मूव इसमें मिल सकती है। दूसरा, बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन को तोड़ के क्लोज कर रहा है, तो एक बार बैंक निफ्टी में ST BT कर सकते हैं 45,700 के व्यू के साथ। गैप डाउन ओपनिंग में इमीडिएटली अपनी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ST BT ट्रेड्स में, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी बुलिश है। वीकनेस पे क्लोज हो रहा है तो काफी सारे सौदे स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं, उसकी वजह से एक गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है परसों के सेशन में, वहां पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, निफ्टी ने 46,000 को ब्रेक कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक हम भी ले लेते हैं, तुरंत लौट रहे हैं। 45,966 पे इस समय बैंक निफ्टी काम कर रहा है। जो लास्ट का ये जो 15-20 मिनट निकल रहे हैं ना, इसके अंदर बैंक निफ्टी को एक झटका लगा और डेज लो पे आ गया है। बड़ी वजह आपको मालूम ही है कि वेटेज वाला शेयर्स है, नहीं तो बाकायदा सरकारी बैंकों ने तो कोई कोर कसर ही नहीं छोड़ी। ये तो 20% के सर्किट लगे हुए, नहीं तो और भी चल जाते वो। लेकिन HDFC बैंक किसी तरह का कोई सुधार नहीं, डेज लो पे है। वेटेज की वजह से बैंक निफ्टी आपका टूटता हुआ दिख रहा है। खैर एनी हाउ, एक और अच्छी चीज़ हो रही है इस गणेश उत्सव के साथ में ही कि नए सदन का शुभारंभ भी हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी, लेकिन इस विशेष सत्र के जो बुलाया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, इसके अंदर क्या क्या विधेयक हो सकते हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं, कौन कौन से बिल टेबल पे रखे जा सकते हैं, ये बात समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे से जुड़ रहे हैं, मेरे रिपोर्टर हैं। प्रकाश, बताएं आप। देखिए, आज से संसद के स्पेशल सेशन की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री के स्पीच के साथ इसकी शुरुआत हुई है। आज 11 बजे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की और चर्चा जो है दरअसल
75 ईयर्स में पार्लियामेंट की जो जर्नी रही है उस पर फोकस्ड है। हालांकि चर्चा की शुरुआत से पहले लोकसभा स्पीकर ने प्रधानमंत्री को और साथ ही साथ देश को G20 के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जो बड़े सक्सेस रहे हैं पिछले कुछ महीने के दौरान देश की अगर बात करें, चंद्रयान 3 से लेकर G20 समिट तक, उसका जिक्र किया। जहां तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सवाल है, 75 ईयर्स की जो जर्नी रही है उसकी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने शुरुआत से जो बड़े माइलस्टोन रहे हैं उसका जिक्र किया, क्योंकि जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें आज आखिरी सेशन है, यानी कि इस सेशन की जो पहली बैठक हो रही है वो पुरानी बिल्डिंग में हो रही है और कल से नई बिल्डिंग में बैठ के चलेंगी। लिहाजा प्रधानमंत्री ने वो तमाम माइलस्टोन्स का जिक्र किया जिसका गवाह जो है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग रही है। चाहे आप GST के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लीजिए, OROP की बात कर लीजिए, 10% रिजर्वेशन की बात कर लीजिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर बात करें, उन सब का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। तो तमाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो भी बड़े घटनाक्रम रहे हैं प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया है। जहां तक इम्पॉर्टेंट बिल्स का सवाल है तो करीब 8 बिल जो है इस सत्र के लिए सरकार ने बिजनेस लिस्ट में शामिल किया है। और जो सबसे कंट्रोवर्शियल बिल था, जो कि चुनाव आयोग और बहुत शुक्रिया सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगर मैं वेटेज वाले शेयर्स की लिस्ट चेक करूँ ना तो सिर्फ HDFC नहीं है बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी आज सुबह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अंशुल से एक बार समझ लेते हैं कितना और क्रैक आ सकते हैं इन 2-4 बड़े शेयर्स में। अंशुल, अभी आप बैंक निफ्टी को STBT करने की बात कह रहे थे, तो मैं मान सकता हूँ HDFC पे शेयर आप बहुत बुलिश भी नहीं होगे, लेकिन दूसरा शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसने भी आज निफ्टी को कम से कम 20 पॉइंट का नुकसान दिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इसको अलग करके पूछ रहा हूँ। रिलायंस पे कोई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? देखिए, पहले HDFC बात कर लेते हैं। इसमें अभी यहाँ से 10 से 15 रुपए की नीचे जगह बची हुई है, 20 डे मूविंग एवरेज नीचे है इसका, तो उतनी पुल बैक आएगी। और अगर 15 रुपए की पुल बैक HDFC बैंक पे आती है तो बैंक निफ्टी में आराम से 150 पॉइंट ये डाउन मूव खींच लेगा, इसलिए मैंने STBT रिकमेंड किया है। दूसरा, रिलायंस में एक छोटा सा अगर पैटर्न देखें डेली चार्ट पे तो फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न था, बेयर फ्लैग, जिससे आज ब्रेकडाउन आया है। 2 दिन की एकदम नैरो रेंज सेशन थी, एक्सपेक्टेशन था ब्रेकआउट आएगा, लेकिन आज रेंज के नीचे गैप डाउन दिया है और डे लो के पास क्लोज कर रहा है। एक इमीडिएट सपोर्ट 24 पे है, लेकिन ऐसा लग रहा है इसको तोड़ के पहले 2400 का लेवल टेस्ट करेगा, जो पैटर्न का पहला टारगेट है। तो यहाँ से इसको भी एक बार चाहें तो STBT कर सकते हैं 2400 के व्यू के साथ। ठीक है, 2400 रिलायंस के लिए। अडानी पोर्ट्स जरा आप चेक करिए श्रीकांत जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 880-90 रुपए के आसपास तक गया था, वहां से 50 रुपए का करेक्शन ये भी झेल रहा है। इस प्रेशर को क्या आप आगे और बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या शॉर्ट्स के मौके अडानी पोर्ट्स में हैं या फिर अब कॉन्ट्रा बाई करने का समय आ गया इसमें? नहीं, बिल्कुल, जो आपने सेकंड ऑप्शन दिया, मुझे लगता है कि कॉन्ट्रा बाइंग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी रैली हुई थी। 890 से लेकर 900 के लेवल्स ये स्टॉक ने दर्ज किए थे, उसके बाद का करेक्शन है। अभी लगभग ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है और अपने इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट्स के करीब भी आ चुका है। तो 830 से लेकर 820 का दायरा है, मुझे लगता है इसी रेंज के अंदर थोड़ा और कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा, लेकिन इवेंचुअली वहां से एक वापस हमें रिबाउंड लगता है। तो 820 या 815 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। 815 ये स्तर ध्यान रखिएगा अडानी पोर्ट्स के लिए। अंशुल, जरा रेमंड के बारे में आप व्यू दीजिए, क्योंकि रेमंड की भी कहानी यही है कि 22-23 रुपए की रेंज में शेयर गया, वहां से अब थोड़ा सा रिवर्सल झेल रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 1900 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर, 1892 रुपए के आसपास के भाव हैं रेमंड के। कितना कमजोर होते हुए शेयर को आप और देख रहे हैं, या फिर कहां तक पहुंच जाए तो आपके बाइंग वाली रेंज में आ जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि शुरुआत थोड़ी शांत हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता है वैसे वैसे शेयर में कमजोरी बढ़ी है। देखिए, रेमंड्स में एक नॉन स्टॉप रैली रही थी, 1100 रुपए से लेके 2200 रुपए तक ऑलमोस्ट 100% चला था और वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है। 2 दिन की नैरो रेंज से ब्रेकडाउन है। प्रीवियस क्वार्टर का जो हाई है वो 1778 के आसपास है, तो ये पहला लेवल रहेगा जहां पे प्रॉफिट बुकिंग थमेगी। तो यहाँ से 1778 का पहला टारगेट रहेगा। 1778 के पास अगर होल्ड करना स्टार्ट करता है तो वो एक रेंज है जहाँ पे फ्रेश बाइंग इमर्ज होके आ सकती है, क्योंकि प्रीवियस स्विंग टॉप और क्वार्टर हाई दोनों वहीं पे था।
तो 1778, 1726 ये फ्रेश बाइंग की रेंज हो सकती है। फिलहाल यहाँ तक नीचे आता हुआ दिख रहा है। लास्ट के 5 मिनट के अंदर बर्जर पेंट को देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो रहा है, एक तो क्रूड के अंदर हमको कोई ऐसा कुछ फॉल वॉल तो नहीं दिखा, लेकिन बर्जर पेंट बाकायदा डेज हाई पे बंद करने की तैयारी कर रहा है और वॉल्यूम के साथ कर रहा है। श्रीकांत, अमूमन इसको हम कॉन्ट्रा प्ले लेते हैं क्रूड के साथ, तो क्रूड तो चल ही रहा है, ऐसा उसमें कोई फॉल तो आया नहीं। तो बर्जर पेंट के अंदर ये आज जो मूव है वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दे रहा है, ये BTST का शेयर बनेगा क्या? देखिए, वैसे बिल्कुल जैसे आपने कहा कि इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, लेकिन अगर आप इसके पिछले कई दिनों के ओवरऑल सेटअप को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि इसमें मल्टीपल हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है और एक लगातार एक सस्टेन्ड वॉल्यूम के साथ इसमें वो तेजी बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें जो हमने एक बड़ा फॉल देखा था उसी का पुल बैक है। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि कई सारे फंड्स एशियन पेंट्स का वेटेज कम करते हुए बाकी सब पेंट इंडस्ट्री में अपना वेटेज बढ़ा रहे हैं। तो करंट लेवल से तो मुझे इनफैक्ट लगता है कि इसमें BTST के बेसिस पे भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूँ 747 में, तो स्टॉप लॉस में रखना पड़ेगा यहाँ पे 734 रुपए का। टारगेट्स नजर आते हैं फाइनली 800 रुपए तक। हाँ जी, फटाफट जरा PVR पर व्यू दीजिए। डे लो पर शेयर ट्रेड कर रहा है, 3% के आसपास की नरमी है। STBT के कैंडिडेट है ये सवाल मेरे लिए? जी जी या तो देखिए, PVR मुझे लग रहा है कि PVR में तेजी और भी बन सकती है और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें बड़ी तेजी हमने देखी थी, तो अभी जो है वो करेक्शन आ रहा है। अगेन आज के दिन में जो भी करेक्शन आ रहा है मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ फाइनेंस निफ्टी आ रहा है और ओवरऑल मार्केट में भी एक दिन की छुट्टी का एक थोड़ा सा फियर बना हुआ है। तो करंट लेवल से बिल्कुल थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, लेकिन 1670 1680 के करीब एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए आ रहा है। तो उस रिट्रेसमेंट सपोर्ट के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, 1670 1680 के करीब खरीदे, 1650 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक 1800 1850 के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, चलिए बाजार बंद होने में अब 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया और इस वक्त हम देख रहे हैं कि निफ्टी है 70 अंक कमजोर, सेंसेक्स 280 अंक कमजोर और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां से भी प्रेशर बढ़ा है और उसी प्रेशर के चलते हमने निफ्टी में भी कमजोरी देखी है। HDFC बैंक करीब 2% की कमजोरी के साथ निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। नंबर 1 पर है हिंडाल्को और आज सुबह के सत्र से ही हिंडाल्को में हम कमजोरी देख रहे हैं। निफ्टी के 12 में से 8 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि सरकारी बैंकों के खेमे में आज हमने रौनक देखी, लेकिन जो शेयर इंडेक्स के पार्ट हैं इनमें भी ऊपरी स्तरों से प्रेशर आपको जरूर दिखेगा। SBI का शेयर भी अब दिन के दौरान ठीक ठाक 1% से ऊपर की तेजी थी, लेकिन थोड़ा सा वहां पर भी हमें कमी देखने को मिली है। तो बैंकों ने थोड़ा सा मूड बिगाड़ा है। बड़े बैंकों की अगर हम बात करें उसमें HDFC बैंक चूंकि वेटेज ज्यादा है तो वहां से प्रेशर बन रहा है, उसके चलते हम बाजार पर प्रेशर आते हुए दिख रहे हैं। पावर स्टॉक्स में रौनक फिर से धीरे धीरे करके लौट रही है। पावर ग्रिड 3% की तेजी के साथ आज ये क्लोज होने जा रहा है। टाइटन रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर है, 2.5% के आसपास की तेजी इसमें दिखी। BPCL क्रूड वाले फैक्टर चलते तो इसमें भी थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए, लेकिन ये शेयर आज हम देख रहे हैं कि 2-2.5% की मजबूती के साथ ये ट्रेड कर रहा है। और इस पर जबकि हमने देखा था कि विंडफॉल गेन टैक्स भी, बाकी अगर हम एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो थोड़ी सी नेगेटिव खबर आई थी RIL के लिए या फिर ONGC के लिए, लेकिन NTPC, ब्रिटानिया, हीरो मोटो, बजाज फिनसर्व ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर 1 से 1.5% के आसपास की तेजी आज के सत्र में हमने देखी। सरकारी बैंकों का खेमा पूरी तरह से गुजार रहा है, छोटे बैंक खासतौर से यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, JNK बैंक, ये तमाम शेयर आज 10% से ज्यादा चलते हुए दिखाई दिए और ऊपरी स्तरों से बहुत ज्यादा इन्होंने प्रेशर झेला भी नहीं। लेकिन अगर हम वायदा स्पेस की बात करें तो डिफेंस वाली कंपनीज BEL, वहां भी हमने 2.5% के आसपास तेजी दिखी। जिस तरह से सरकार ने 45,000 करोड़ के रक्षा खरीद को मंजूरी दी है, लेकिन मोटा मोटी थोड़ा सा बाजार आज दायरे में रहा और कल की छुट्टी है तो वो बिल्कुल लाजमी भी है कि वो रहना भी था और वॉल्यूम भी थोड़े से कम दिखे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट से भी बाजार के लिए संकेत बहुत उत्साहजनक नहीं थे। स्मॉल कैप इंडेक्स में आज हमने कमजोरी देखी और NSE के 860 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए हैं और उसके मुकाबले 1367 शेयर लाल निशान में, यानी कि हर 2 बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले बाजार में 3 गिरने वाले शेयर
आज के सत्र में रहे। लेकिन चलिए आज के शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। 20,100 को बचाने में हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी आज कामयाब रहा, लेकिन निफ्टी आज 46,000 को होल्ड नहीं कर पाया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। परसों फिर से ओपनिंग शो के साथ मुलाकात होगी, लेकिन मुझे और डिम्पी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।